दलित लेखक संघ की ओर से सभी साथियों को जय भीम। और कहानी पाठ 4 की श्रृंखला में आज हमारे बीच में श्रृंखला को लेकर उपस्थित हैं सुनीता मंजू। और आज हम सुशीला टागभोरे जी की कहानी बदला का कहानी पाठ होगा। और सभी अपने पाठकों को हम बताना चाहेंगे कि सुशीला टागभोरे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और उनका लेखन का जो बहुत सालों से वो लेखन कर रही है और दलित साहित्य में एक प्रतिष्ठित नाम है। और वो एक बहुत बड़ी कहानीकार हैं, कवित्री हैं। और उनकी आत्मकथा शिकंजे का दर्द तो बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी उनकी और कुछ किताबें आएंगी। और तो सुशीला टागभोरे जी के कहानी संसार से हमने एक कहानी ली है बदला, और जिसका पाठ सुनीता मंजू करेंगी। तो मैं दलित लेखक संघ के मंच पर सुशीला टागभोरे जी की है कि सबसे पहले जो है वो उनका कहानी पाठ करेंगे, और फिर जब हमारे श्रोता भी उसमें शामिल हो जाएंगे बातचीत में तो हम उस पर बातचीत करेंगे। तो मैं कहानी पाठ के लिए सुनीता मंजू को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और बदला कहानी का पाठ करें। सुनीता मंजू। नमस्कार मैम, सभी साथियों को नमस्कार। और सुशीला टागभोरे जी की कहानियों में से ये इतना मुझे अनीता भारती जी मैम ने मतलब थोड़ा सा दिया है कि मैं अपनी पसंद से चुनकर कहानियां लाती हूँ। तो ये कहानी मुझे खास इसलिए लगी कि इसमें एक छोटे बच्चे की मनोविज्ञान को चित्रित किया है और किस तरह से बच्चों की लड़ाई जो है बड़ों की लड़ाई बन जाती है। और फिर अब आगे आप कहानी सुनेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि टागभोरे जी की कहानी सीलिया जो है बहुत प्रसिद्ध है और भी कहानियां हैं। लेकिन ये बदला कहानी जो है उतनी ज्यादा मतलब उतनी चर्चित नहीं हुई, बहुत अच्छी कहानी है। तो इसको अब हम कहानी पाठ शुरू करते हैं। बदला। चिढ़ाने के बाद भी कल्लू नहीं चिढ़ा, तब तीनों लड़के उससे चिढ़ गए। वे पहले से ही उससे खार खाते थे। कल्लू को अकेला देखकर उन्होंने उससे बदला लेने के लिए आंखों ही आंखों में इशारा करके योजना बनाई। खेल खेल में कल्लू का जीतना और उच्च जाति के लड़कों का हारना अलग बात है, लेकिन अगर सच में मारपीट की जाए तो कल्लू हरिजन की क्या मजाल है जो ठाकुर, शर्मा और रघुवंशियों के बेटों पर हाथ उठा सके। ऐसा उन लड़कों का विश्वास था। कल्लू भले ही बड़ा पहलवान है, लेकिन है तो छुआ भंगन का नाती ही। वह तो हमारे सामने सिर भी ऊंचा नहीं उठा सकता, हाथ उठाने की भला उसकी क्या मजाल है। ऐसी उन लड़कों की मान्यता थी। कल्लू अक्सर लड़ाई झगड़ों के प्रसंगों को टालता है। अगर कोई जबरदस्ती उसके साथ टक्कर लेने की सोचे तब भी वह हंसी मजाक से या अनदेखा करके टाल देता है। माँ, बप्पा और नानी उसे हरदम ऐसी ही समझदारी की हिदायतें देते रहते हैं। बप्पा उससे अक्सर यही कहते, बेटा किसी से मुसीबत मोल मत लेना, अपन उनके बराबर के नहीं हैं, वे हमसे बड़े हैं। माँ समझाकर कहती, बच्चों की लड़ाई बड़ों में पहुंच गई तो गांव में बवाल आ जाए वो, बेटा हमें मुसीबत में मत डालिए, हम अपनों डेरा डंडा उठाकर कहाँ जाएंगे। नानी उसे हमेशा समझाती, बेटा हमारी इज्जत धूल में मत जलवाइए, कोई भी कालखंड रहा हो, अन्याय और अत्याचार की घटनाएं हमेशा होती रही हैं। शक्तिशाली दुराचारी लोग शक्तिहीनों पर अत्याचार करते आए हैं, बल्कि कहना यह चाहिए कि शक्तिशाली शोषक वर्ग अन्याय अत्याचारों के द्वारा दलित, पिछड़े, शक्तिहीनों को और अधिक निर्बल और लाचार बनाते रहे हैं। दुष्ट सवर्ण अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। गांव में दलित अछूतों के साथ दुर्व्यवहार, अपमान और अत्याचार की घटनाएं होती रही हैं। नानी कल्लू को समझाती है, बेटा ऐसे दुष्टों के सामने कभी आड़े नहीं आना, वे कभी सामने से आते दिखे तो बाजू से दूर निकल जाना या पलट जाना, उनके सामने नहीं आना, न जाने वे कब क्या कर बैठे। कल्लू भी बेकार की तोहमत से डरता है। बेकार में इज्जत गंवाने के बदले समझदारी से बात टालना वह ठीक समझता है। कैसी कैसी घटनाएं होती हैं गांव में, न पुलिस न कानून, बस अंधा कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस को बुलाना भी बस झंझट है। सबसे पहले तो वे बुलाने वाले को ही तंग कर डालते हैं, क्योंकि जिनके विरुद्ध उनको बुलाया गया है उन्हें वे भी जानते हैं। तब बात आगे बढ़ने के बदले वहीं दब जाती है।
शोषित पीड़ित व्यक्ति ही अत्याचारियों से हाथ जोड़कर माफी मांगते रहते हैं। गांव में होने वाली घटनाओं से दबे कुचले निम्न दलित लोग और भी डर जाते हैं। इसके साथ उच्च धनी सबल अताताइयों का हौसला और बढ़ जाता है। राजन, सुनील और गुड्डू इसी अभिमान और दुस्साहस के साथ हमेशा कल्लू से टकराने की कोशिश करते हैं। आज उन्हें मौका मिल गया। बात ही बात में गुड्डू ने कल्लू को अचानक धक्का दिया। कल्लू का ध्यान इस तरफ नहीं था। वह लद्द से गिर गया। गुड्डू और राजन हंसने लगे। गुड्डू बोला, देखो कल्लू पहलवान गिर गया। राजन ने हाँ में हाँ मिलाई और जोर जोर से हंसा। कल्लू ने उठकर अपने कपड़ों पर लगी धूल और घास कचरा झटके। अपना गुस्सा दबाते हुए होठ भींच कर उसने पूछा, क्यों गुड्डू, ऐसा क्यों किया? जवाब सुनील ने दिया, करेंगे और करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। तुम खेल में हमारे साथ बेईमानी करते हो। कल्लू ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि राजन ने उसके गाल पर जोर से चांटा मारा। कल्लू ने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। वह हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। थोड़ी देर वह अपना गाल सहलाता रहा। गुड्डू ने उसके पीछे जाकर पीठ पर कसकर मुक्का लगाया। राजन सामने था, गुड्डू पीछे। सुनील बाजू में थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। कल्लू ने सुनील की तरफ देखा तो वह हंस दिया। कल्लू को गुस्सा आया। वह समझ गया कि ये लोग उसके साथ जानबूझकर जबरदस्ती झगड़ा कर रहे हैं और सब मिलकर उसे मारना चाहते हैं। कल्लू का चेहरा आवेग के साथ तमतमा गया। उसकी बाहों की मछलियां तड़प उठी। उसकी छाती ज्वालामुखी की तरह धधक उठी। कमर पर दोनों हाथ रखकर उसने दाएं बाएं घूमकर देखा। तीनों लड़के उसे नगण्य झिंगुर की तरह लगे। क्षण भर में उसने अपना गुस्सा काबू में कर लिया और चुपचाप अपने घर की ओर चलने लगा। सुनील ने चिल्लाकर कहा, ए पहलवान, कहाँ जा रहा है? डरकर क्यों भाग रहा है? राजन ने हंसकर कहा, वह अपनी नानी का दूध पीने जा रहा है। गुड्डू ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। क्यों कल्लूराम, भूख लगी है क्या? जूठन खाने से ज्यादा ताकत आती है क्या? जूठन शब्द सुनते ही कल्लू के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से से पागल हो गया। उसका चेहरा कठोर हो गया, आंखें लाल अंगारा बन गई। कल्लू का रौद्र रूप देखते ही गुड्डू भागकर राजन के पास आया। कल्लू ने दौड़कर गुड्डू को पीछे कमर से पकड़ लिया। गुड्डू हाथ पैर पटकता रहा। कल्लू ने 2-3 गोल गोल चक्कर घुमाए और जोर से उसे फेंक दिया। जमीन पर गिरने से गुड्डू दर्द से बिलबिला उठा। राजन आगे बढ़ा। उसने सोचा कि वह कल्लू को 2-4 चांटे लगा देगा, मगर अब कल्लू आपे से बाहर था। राजन को सामने देखते ही कल्लू ने उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। गुड्डू को चोट लगी थी। पैर का घुटना और हाथ की कोहनी छिल गए थे। वह किसी तरह उठा। राजन को पिटते देखकर वह गुस्से के साथ आगे बढ़ा, मगर कल्लू के आवेग के सामने उन दोनों की एक न चली। दोनों को पिटते देखकर सुनील भागा। उसके पीछे राजन और गुड्डू भी भाग गए। गुस्से के कारण कल्लू की सांस तेज चलती रही। थोड़ा रुककर उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और गुस्से को शांत किया। उसने अपने हाथ पोंछे, हाथों से चेहरा पोंछा, कमीज की कॉलर ठीक की, बटन ठीक किए। फिर वह चुपचाप घर की ओर चल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर में किसी को इस बात का पता नहीं चला कि कल्लू किसी से झगड़ा करके आया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो जैसे तूफान आ गया। राजन ठाकुर का बड़ा भाई और भाई का दोस्त कल्लू को मारने के लिए डंडे लेकर उसके घर आ गए। गुड्डू रघुवंशी के माँ पिताजी और काका काकी भी कल्लू के माँ बाप को उसकी करतूत बताने और उनसे झगड़ने के लिए आ गए। इतने लोगों को घर की तरफ आते देखकर शेरू और सुल्तान ने भौंक भौंक कर पहले ही बता दिया कि कुछ गड़बड़ है। रज्जू ने इतने लोगों को आते देखा तो माँ और नानी को पुकार कर कहा, जरा देखो तो सही, का हो रहा है। वह छोटे भाई और बहन को खींचकर घर के अंदर ले गई। कल्लू घर में था। उसके बप्पा इटारसी गए थे। सिवनी में सोमवार के दिन बड़ा बाजार भरता है। बाजार से आकर माँ और नानी आंगन में धूप में बैठकर गेहूं फटक बीन रही थी। हल्ला सुनकर वे भी अकबका गई। थोड़ी देर में अच्छी खासी भीड़ लग गई। दूर के 2-4 घर के लोग भी आकर तमाशा देखने लगे। इतने सारे लोगों के एक साथ बोलने से खूब हल्ला होने लगा। घर के सामने टंगे पिंजरे में गंगाराम भी घबराकर पंख फड़फड़ाने लगा और जोर जोर से कहने लगा, कौन है, कौन है, तू कौन है? वह बार बार अपना प्रश्न दोहराने लगा। 8-10 मुर्गा मुर्गियां आंगन में बिखरे गेहूं के दाने चुग रहे थे। वे भी घबराकर अपने दड़बे की तरफ भागने लगे। भागते हुए मुर्गियां जोर जोर से कें कें की आवाज करने लगी। मुर्गे जोर जोर से कुटकुटाने लगे, कुट कुट कुटका। शेरू सुल्तान अलग भौंक रहे थे।
गंगाराम अलग पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाए जा रहा था। मुर्गे मुर्गियां अलग चिल्लाते हुए दड़बे में जाते, फिर आंगन में भागते, जैसे वे सुरक्षा की तलाश कर रहे हों। कल्लू की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गंगाराम का पिंजरा उतारकर दरवाजे के पास नीचे रख दिया और मुर्गे मुर्गियों को बाड़े की तरफ भगाया। शेरू सुल्तान को डांट कर फिर पुचकार कर अपने पास बुला लिया। इतने लोगों को अचानक अपने घर के सामने देखकर छौवा माँ घबराई। वह अपने लहंगा फरिया संभालती हड़बड़ाती जल्दी से उठी, घबराहट के साथ हाथ जोड़कर पूछने लगी, का हो गओ भैया जी, का हो गओ बाइयों, का हुआ है? गुड्डू की माँ और काकी ने गुस्से से चिल्लाते हुए अड्डा बाजार में हुए झगड़े और कल्लू द्वारा की गई मारपीट के बारे में बताया, तो माँ बेटी सन्न रह गई। अब का होएगो? कल्लू की माँ घबरा गई। घबराहट में उसने पुकारा, कहाँ है रे कल्लू, कहाँ गयो रे कल्लू? कल्लू घर के अंदर था। रज्जू ने बांह पकड़कर उसे रोक लिया। घिघियाते हुए धीरे से बोली, भैया बाहर मत जाइए, वे तेको मार डालेंगे। वह अंदर की सांकल बंद करके दरवाजे के पास खड़ी रही और दरवाजे की दरारों से बाहर का हालचाल देखती रही। गुड्डू का काका ज्यादा ही तमक रहा है। राजन का भाई और उसका दोस्त अपने डंडे फटकार रहे हैं। वे एक ही बात कर रहे हैं, छुआ डोकरी अपने नाती को बाहर निकाल, हम अभी उसका भुर्ता बना देंगे। हमारे लड़कों पर हाथ उठाने की उसने हिम्मत कैसे की? क्या तुम अपनी जात और औकात भूल गए? छुआ माँ हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। भैया जी वो तो बच्चा है, नासमझ है, बच्चा बच्चा लड़ पड़े, माफ करो भैया जी। गुड्डू का काका अकड़कर बोला, तेरा नाती हमरे मोढ़ा को मारेगा और हम चुप रहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होएगा, तो उसे बाहर निकाल। छुआ माँ घबराई, उनके निहोरे करती हुई बोली, बेटा वो का जाने ऊंच नीच की बातें, स्कूल पढ़ने वाला बच्चा, वो तो सबके साथ बराबरी से बैठ के पढ़े हैं। स्कूल में मास्टर भी यही सिखाए हैं कि सब बराबर हैं। अपने देश के नेता भी यही कहे हैं, साधु संत महात्मा भी यही कहे हैं कि हम सब बराबर हैं। कल स्कूल में जो ही पढ़े हैं, बेटा वो का जाने, समाज की रीत अलग है। बा से गलती हो गई भैया जी, हम बा को समझाएंगे, आगे ऐसी कभी नहीं होए वो, अभी माफ कर दो। मैं तुमरे हाथ जोड़ूं, तुमरे पांव पड़ूं। छुआ माँ उनके सामने की आंगन की जमीन दोनों हाथों से छूकर अपने माथे से लगाकर उनके पैर पड़ने लगी। छुआ माँ की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे खूब खरी खोटी कहने लगे, गालियां भी बकने लगे। एक चुप होता तो दूसरा चिल्लाने लगता। खूब हो हल्ला बढ़ता गया। बीच बीच में तीखे कठोर शब्द स्पष्ट सुनाई देते, भंगी की औलाद, अछूत, शूद्र, भिखारी, भिखमंगे, हमारी दया पर जीने वाले, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले। आजकल इनको बहुत घमंड आ गया है, बहुत गर्रा गए हैं, संडे मुसंडे हो गए हैं। इनको तो गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। इनके लिए पहले वाले नियम ही ठीक थे। अंग्रेजों ने तो हमारे धर्म का सत्यानाश कर दिया, अछूतों को हमारे सिर पर बिठा दिया। हमारी सरकार भी इनको बहुत बढ़ावा देती है। इनके हौसले बहुत बढ़ गए हैं। इनको ठीक करना ही पड़ेगा, एक एक को मार डालेंगे, इनके घरों में आग लगा देंगे। इन बातों को सुनकर छुआ माँ और उसकी बेटी बहुत डर गई। उन्हें पता ही नहीं था कि अंग्रेजों की सरकार के बाद अपने देश की सामाजिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए हैं। सरकार उनके लिए क्या कर रही है और क्यों कर रही है, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। किसने उन्हें सम्मान दिलाया, किसने उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया, सुख सुविधाओं पाने का अधिकार उन्हें कैसे मिल गया और कौन कौन से अधिकार मिले हैं, प्रजातंत्र है क्या, उनके क्या अधिकार हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। छुआ माँ रहम की भीख मांगती रही। दरवाजे के पास खड़ी कल्लू की माँ को स्पष्ट, तीखे, अपमानजनक शब्द और नीचा दिखाने वाली बातें सुनकर बुरा लगा। इतनी भीड़ के सामने हमारी जात और औकात निकाल रहे हैं, लेकिन मार डालेंगे, काट डालेंगे, घर जला देंगे, सुनकर वह भी घबरा गई। उसने दरवाजे की बाहर की सांकल लगा दी, कहीं वे घर में घुसकर बेटे को ना मारने लगे। मगर वे घर में नहीं घुसे। घर तो क्या, उस आंगन में भी नहीं आए, क्योंकि यह अछूत का घर है, छुआ भंगन और उसकी बेटी का घर है। छुआ माँ उनको मनाती हुई बोली, बेटा हो तुम भी मेरे बेटा हो, तुम भी मेरे नाती हो, वो भी मेरो नाती है, अब झगड़ा खत्म करो। राजन का भाई यह सुनते ही बिफर गया। बूढ़ी डोकरी तू सठिया गई है, तेरा दिमाग तो ठीक है? तू भंगन डोकरी और हम तेरे नाती पोते कैसे हो सकते हैं? राजन ठाकुर की आंखें अंगारा बन गई, चेहरा लाल भभूका हो गया, जैसे अभी कहर बरसा देगा। छुआ माँ को बहुत दुख हुआ। वह रुआसी होकर बोली, हाओ बेटा, मैं बूढ़ी डोकरी,
तुम सबकी सेवा करते करते बूढ़ी हो गई। तुम सबका गू मूत कियो, तुम सबकी माँ का दाईपनो मैंने कियो। सबसे पहले तुमको मैंने ही देखो, सबसे पहले मैंने ही तुम्हें आशीष दी। बेटा मैं तो तुमको अपनी संतान जैसे मानू हूँ, सभी को माँ जैसो प्रेम करूँ हूँ, माँ जैसी आशीष देऊ हूँ। तुम तो बड़े नाराज हो गए बेटा। गुड्डू की काकी झमकी, गुस्से से अपना घाघरा समेटते हुए कहने लगी, डोकरी अपनी बेटी और नाती को समझा दे कि हम कौन जात हैं और तुम कौन जात हो, इसका अंतर उनको समझा दे। काहे का अंतर है? कल्लू की माँ बोल पड़ी, आजकल तो सब बराबर हैं, देश के सब नेता यही कहते हैं, महात्मा जी भी, कथा कीर्तन करने वाले भी यही कहते हैं। रहने दे, ज्यादा ज्ञान मत बघारे, इन्हीं बातों ने तो सब व्यवस्था बिगाड़ दी है। अरे तुमरे छोरा छोरी हमरे छोरा छोरी के साथ पढ़े हैं तो क्या सब बात में बराबर हो गए? गुड्डू की माँ बोली, कहाँ गए हो तेरो जवाई, बा से कह दे बदली करा के कोई दूसरी रेलवे स्टेशन चलो जाए और अपने बाल बच्चों को भी ले जाए। ऐसो नहीं चलेगो ये गांव में, यहाँ रहना है तो तरीके से रहो, नहीं तो हमारे घर के आदमी एक एक को सिर फोड़ देंगे। रघुवंशी लुगाइयों की बात सुनकर छौवा माँ हक्की बक्की रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि औरतें क्या क्या कह रही हैं। उसका हृदय छलनी हो गया, आंखें भर आई, उसकी आंखों में वह घटना तैरने लगी। कुछ महीने पहले की बात है। होली के दूसरे दिन धुलेड़ी थी। गांव के आदमी और लड़के चौराहों और दूसरे मोहल्लों में जाकर होली खेल रहे थे। घर के आदमियों के जाने के बाद औरतें भी अपने घरों से निकलकर अपने मोहल्लों में सड़कों पर होली खेलने लगी। सड़कों पर खूब हुल्लड़ मची थी। इतने में छौवा माँ आवाज देती हुई उधर से निकली, अरे बाइयों मुहे निकर जाने दो, अरे बेटियों मुहे निकर जान दइयो। छौवा माँ को देखते ही होली के नशे में डूबी लुगाइयां उसके साथ भी रंग गुलाल खेलने लगी और कहने लगी, छौवा माँ हमारे संग होली खेलो, हमरे संग होली खेलो। छौवा माँ दूर हटती हुई कहने लगी, अरे बेटियों मैं काम करके आ रही हूँ, मोहे मत छुओ, मुझे जाने दो बेटियों। मगर वे नहीं मानी। छौवा माँ आज के दिन सब बराबर हैं, तुम हमारे साथ होली खेलो। और सब मिलकर हुल्लड़ करने लगे। उन्होंने छौवा माँ को पकड़कर मुंह पर रंग गुलाल लगाया, फिर छाती, गला, पीठ, पेट सब तरफ रंग गुलाल लगाया। किसी ने वार्निश लगाई, किसी ने कालिख लगाई, किसी ने बाल्टी भर पानी डाल दिया, किसी ने धूल मिट्टी और राख ही डाल दी। उनकी हुल्लड़ में छौवा माँ खुद को संभालते संभालते गिर पड़ी। छौवा माँ के गिरने पर वे भी उसके ऊपर गिर पड़ी। एक दो तीन, सब की सब होली की मस्ती में डूबी हुई मजा ले रही थी। उन्होंने छौवा माँ को सिर से पैर तक रंग और मिट्टी गाड़े से लथेड़ दिया। काले पीले हरे लाल रंग में लथपथ छौवा माँ बड़ी मुश्किल से उन औरतों को हटाकर वहां से उठी और उनसे बचती लड़खड़ाती हुई वहां से निकली। होली के रंग तो 2-4 दिन में निकल गए, मगर पैर का दर्द नहीं निकला। फिर भी छौवा माँ के मन में गांव की औरतों के लिए बहुत प्रेम और अपनापन बढ़ गया। कई दिनों तक सबसे कहती फिरी, हंस हंस कर सबसे बताती रही, कितनी अच्छी हैं गांव की बहू बेटियां, मेरे साथ भी होली खेलन लगी, मोहे गिरा दी, मोहे लथपथ कर दी। तब से छौवा माँ खुद पर गौरव करने लगी थी। उसे लगता था कि यह गांव मेरा है, गांव के सब लोग मेरे अपने हैं। उसके मन में यह विश्वास बढ़ता गया। और आज आज ऐसी बातें सुनकर छौवा माँ के दिल को बहुत धक्का लगा। उसे पता है गांव वाले उनसे छुआछूत भेदभाव मानते हैं, फिर भी उसे विश्वास था कि पूरा गांव उसकी इज्जत करता है। सब लोग सम्मान के साथ उसे छौवा माँ कहते हैं। मगर आज ऐसी अपमान भरी कड़वी बातें, जो जात औकात है, दिमाग फिर गयो है, भंगन डुकरिया, छौवा माँ के कानों में ये शब्द बार बार गूंजने लगे। उसने अपने हाथों से दोनों कान बंद कर लिए। लज्जा, ग्लानि, शर्म और अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया। होठ बहुत कुछ कहने के लिए फड़फड़ाने लगे, मगर वह कुछ नहीं कह पाई। दुख में डूबा, झुर्रियों से भरा चेहरा उसने अपनी हथेलियों में छिपा लिया। सागर की लहरों जैसे उद्वेग को वह रोक नहीं पाई और भरभरा कर जोर से रो पड़ी। हे भगवान, तूने जो कैसा दिन दिखायो रे, अरे तू कहीं है कि नहीं रे? छौवा माँ का करुण आर्तनाद गूंज उठा। माँ के दुख और कातर पुकार को सुनकर बेटी का दिल भर आया। फिर गुस्से के साथ उन लुगाइयों से बोली, इतनी बूढ़ी आदमन को तुम कैसी कैसी कह रही हो? तुमको शर्म नहीं आई? काम के बखत तो बड़ी मीठी मीठी बोलो हो, छौवा माँ और छौवा माँ जी कहो हो, आज इतनी चढ़ उतर के बोल रही हो। कल को कोई बखत आने दो, मैं भी मेरी माँ को तुम्हारे घर नहीं जान दूंगी, मैं भी देखूंगी फिर कैसे होते हैं तुम्हारे काम। फिर न कहना कि हम खराब हैं।
आज कैसी बुरी बुरी कह रही हो। अपनी माँ का दुख देखकर उसका मन कातर हो गया। माँ की रात दिन की तपस्या याद करती हुई वह बोली, जिंदगी भर मेरी माँ ने तुम्हारी सेवा की, इसके बदले में तुम यही पुरस्कार दे रहे हो। अपनी खुद की फिक्र छोड़कर वह पूरे गांव की फिक्र करती फिरे है। दिन नहीं देखे, रात नहीं देखे, ठंड नहीं देखे, बरसात नहीं देखे, दौड़ती चली जाए है तुम्हारे घर। तुमरो पूरा काम करके ही लौटे है। जय इज्जत करो हो तुम उसकी। कहते कहते उसकी आवाज रुंध गई, आंखों से आंसू टपकने लगे। गुड्डू के पिता भैयालाल रघुवंशी बोले, भाई तुम चुप रहो, हम छुआ माँ को कुछ नहीं कह रहे हैं। हम उस लड़के को देखने आए हैं, उसे बाहर निकालो, हम उसे डांट डपट कर चले जाएंगे। माँ और बेटी को पता था कि इनका डांटना डपटना बस ऐसा ही नहीं होगा, सबके सब मारने के लिए पिल पड़ेंगे, उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। ऐसे में हम उनका हाथ भी नहीं पकड़ सकेंगे। कल्लू की माँ बड़ी हिम्मत करके सबको सुनाकर बोली, लड़का घर में नहीं है, जब आएगो तो हम समझा देंगे, अभी तुम सब यहाँ से जाओ। छुआ माँ अपने नाती को बहुत चाहती है, हर समय हर बात में वह उसका संरक्षण करती है, मगर आज की स्थिति उसके बस के बाहर थी। अपनी बेबसी पर छुआ माँ और जोर जोर से रोने लगी। अरे मेरी किस्मत में जो का लिखो थो रे, वो भगवान तेरो सत्यानाश हो जाए। वह अलाप के साथ विलाप करने लगी। अपनी माँ को डांटते हुए बेटी ने सबको सुनाकर कहा, देख लियो अपनो गांव, मरी जाए है गांव के लिए। रात दिन जिनकी गुलामी करे है, का दे रहे हैं देखो। ये कहीं अपने हो सके हैं? इनके दिल में पाप भरो है, ये कोई पे दया नहीं करें। लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। छुआ माँ रोए जा रही थी। माँ का विलाप सुनकर बेटी गुस्से से बिफर उठी। वह डटकर सबके सामने खड़ी होकर बोली, इतने से तुम्हारो पेट नहीं भरो? क्या कल्लू का खून पियोगे तभी तुम्हारा पेट भरेगा? अब बहुत हो गया, जब से गाली गलौज कर रहे हो। लोग फिर भी खड़े रहे। अब वह भी गाली गलौज पर उतर आई। पापी पाखंडी हमसे लड़न आए हैं, हमारे दुश्मन हमारे दरवाजे पे हमसे लड़न आए हैं। बेईमान मेरी माँ को किलपा किलपा के लुरा रहे हैं, इनका सत्यानाश हो जाए। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो देख लेना, मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक का खून पी जाऊंगी। हे काली मैया, जो मेरे बच्चे को हाथ लगाए तो उसका खून पी जाना। हे मैया, तो उसका भोग लेना। हे मरई माता, तो उसको सीधा लील जाना। इनको बुरा हो जाए, हमसे लड़न आए हैं, इनकी ठठरी बंध जाए, इनके मुंह में मिट्टी पड़ जाए। धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे। छुआ माँ देर तक रोती रही। रज्जो ने बाहर निकलकर कल्लू से कहा, देख लियो कैसो बवाल लायो है, नानी को कैसे रुला रहा है। कल्लू ने अपनी माँ और नानी को पूरी बात बताते हुए कहा, वे लोग स्कूल में खेलते हैं तब भी चिढ़ाते हैं, हमेशा जात पात निकालते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे मारते हैं। इसलिए मैंने भी सोच लिया था एक दिन उनको खूब मजा चखाऊंगा, उनसे बदला लूंगा। हृष्ट पुष्ट पहलवान जैसे बेटे को सामने देखकर माँ की चिंता और बढ़ गई। अब का होएगो, कल कैसे स्कूल जाएगो, गांव में कैसे निकलेगो। देखो छोड़ेंगे ये लोग, पकड़ के मारेंगे, लूला लंगड़ा कर देंगे, जान से मार डालेंगे। कल्लू ने सहज ज्ञान से कहा, तो हम पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देंगे। गहरी सांस लेकर माँ बोली, अरे बेटा, हम उनका कुछ भी नहीं कर सके। सारे थाना कचहरी पुलिस वकील जज सब उनके हैं, अपनी कौन सुने। छुआ माँ ने शांत भाव से समझाया, डरो मत, अब वे कछु नहीं करेंगे, कछु नहीं होएगो। मैं गांव के पटेल और बड़े बड़े सेठ साहूकारों से जाकर कहूंगी, वे इनको समझा देंगे। रज्जू ने अपनी समझदारी बताते हुए कहा, मगर ये गए काय को उनसे लड़ने, वे अपन से बड़े हैं। अरे काय के बड़े हैं, हम भी उनसे कम नहीं है। कल्लो ने रज्जू को समझाया। रज्जू भाई का मुंह देखती रह गई। नानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर भी भय की छाया सबके मन पर छाई रही। रात में किसी ने खाना नहीं खाया। कल्लू के बप्पा रात में देर से घर आए। माँ ने उन्हें धीरे धीरे सब बातें बताई और समझा कर कहा, बेटा को इंदौर भोपाल या किसी बड़े शहर में भेज दो, वहां किसी रिश्तेदार के घर रहे वो। ऐसी लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। अब इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। हरदा इटारसी में भी रहना ठीक नहीं है। कल्लू के बप्पा ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा, सब बात रफे दफे हो जाएगी, बस एक दो दिन इसे छिपा कर रखना पड़ेगा। अपना बच्चा दूसरों के घर कहाँ भेजेंगे, वह अपने ही घर में रहेगा। यह सुनकर माँ भी सोच में पड़ गई। सही बात है, अपना बच्चा दूसरों के घर क्यों रहेगा। किसी तरह दो दिन निकले। तीसरे दिन कल्लू नहीं माना और स्कूल चला गया। पूरे समय घर के लोगों का दिल धड़कता रहा। शाम को कल्लू भला चंगा घर लौट आया।
यह देखकर सबको धीरज बंधा। दिन बीतते रहे, धीरे धीरे मन में यह विश्वास बैठ गया कि अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो गया। देखते देखते 1 महीना बीत गया। एक दिन कल्लू नर्मदा प्रसाद कोटवार के साथ गिल्ली डंडा खेलकर शाम को अड्डा बाजार से लौट रहा था। खेड़ापति माता के मंदिर के पीछे अचानक उसे 4 लोगों ने घेर लिया। वे न जाने कब से पीपल के बड़े पेड़ के पीछे हाथों में डंडे लेकर उसकी राह तक रहे थे। कल्लू को देखते ही एकदम सामने आ गए। नर्मदा ने उन्हें देखा तो तुरंत कल्लू के घर की तरफ भागा। अकेला कल्लू उनके हाथों में लाठियां देखकर घबरा गया। देवी माता के मंदिर के पीछे देखते ही देखते लाठियां उठी और एक साथ कल्लू पर बरस पड़ी। कंधे, पीठ, पैर, घुटने, हाथों पर लाठियां बरसती रही। अपने हाथों से सिर को बचाते हुए कल्लू चीखता रहा। उधर नर्मदा दौड़कर कल्लू के घर गया। उसने हाँफते हुए सबको बताया, दौड़ो दौड़ो, वे लोग कल्लू को लाठियों से मार रहे हैं, जल्दी दौड़ो। फिर वह अपने घर की तरफ भागा। भागते भागते, हाँफते हाँफते सबको बताया, कल्लू को लोग लाठियों से मार रहे हैं, दौड़ो। माँ बप्पा मंदिर की तरफ दौड़े। बच्चे चीख मार मार कर रोने लगे। रज्जू ने सबको घर के अंदर करके संकल लगा ली। कल्लू भैया, सब भाई बहन एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे। सुनते ही छुआ माँ भी गिरती पड़ती चिल्लाती गालियां बकती मंदिर की तरफ दौड़ी। उधर से राधे कोटवार भी आ गया। अड्डा बाजार के पास रहने वाले धीमर, पासी, खटिक वे भी हल्ला सुनकर दौड़ते चले आए। कल्लू थोड़ी देर चीखता रहा, फिर उसकी घीघी बंद गई, मुंह से आवाज नहीं निकली। सब जगह चोट ही चोट, पूरा बदन लहूलुहान हो गया। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया। छुआ माँ दौड़ती चिल्लाती आई, अरे दौड़ो रे, मेरे कल्लू को बचाओ, मेरे कल्लू को मार डालो रे पापियों ने, मेरे कल्लू को मार डाला। हाँफती चिल्लाती आते ही छुआ माँ कल्लू के ऊपर झुककर औंधी हो गई। लाठी वाले हाथ रुक गए। वे बोले, छुआ माँ तू हट जा, तू बीच में मता, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा, तुम्हारा नाश हो जाए। कहते हुए छुआ माँ उठी। तेजी से उसने एक के हाथ की लाठी छीनी और दोनों हाथों से कसकर पकड़कर सब पर लाठी बरसाने लगे। लोग पीछे हटने लगे। माँ ने कल्लू को संभाला। वह रोती हुई दुश्मनों को कोसने लगी। कल्लू के बप्पा भी गालियां बकते हुए अपने साथ लाई लाठी घुमाने लगे। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, बहुत इज्जत की है हमने तुम्हारी। अब देखना, हम भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। अभी तुमने हमको देखा ही नहीं है। कमीनों, डरने वालों को डराते हो। तुम्हारी तो। कल्लू के बप्पा के हाथ में लाठी देखकर मारने वाले सब उन पर पिल पड़े। उन पर लाठियां बरसने लगी। फिर तो राधे कोटवार को भी गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, जीजा घबरा मत, तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। और वह सबको धक्का देता हुआ कल्लू के बप्पा के पास पहुंच गया। उधर कल्लू के दोस्त पप्पू, पासी, छगन, ढीमर, लखन, खटीक भी अपने अपने बप्पा और भाइयों के साथ लाठियां लेकर आ गए। अब कल्लू के बप्पा के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। क्या हुआ कहते हुए लोग दौड़े आए। छुआ मारण चंडी का रूप धारण करके एक एक को खदेड़ रही है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है, आंखों से लाल अंगारे बरस रहे हैं। मन में ज्वालामुखी फूट पड़ा। हमेशा सबसे माफी मांगने वाली छुआ माँ, सबको आशीष देने वाली छुआ माँ, आज दुश्मनों से गिन गिन कर बदला ले रही है। बेईमानों, कमीनों, तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारे पेट में काट चलेगी, तुम्हारा काला मुंह हो जाए, तुमको मरई माता खा जाए। पापियों, तुम्हारा पाप तुमको ले डूबेगा। सत्यानाशियों। कल्लू को मारने आए लोग अब घबरा गए। अपने विरुद्ध इतने लोगों के हाथ में लाठियां देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि गरीब तबके के निम्न कहलाने वाले लोग भी कभी इस तरह एक हो सकते हैं। अपनी जान बचाकर भागने में ही उन्होंने भलाई समझी। पिटते हुए, लाठियों से बचते हुए वे वहां से भाग निकले। राधे कुटवार ने सबसे कहा, छुआ माँ हमारी माँ है, छुआ माँ की बेटी हमारी बहन है। हमारे रहते इनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हम सब मिलकर रहेंगे तो हमारी ताकत बहुत बड़ी ताकत बनेगी। एकता की ताकत से ही हम दुश्मनों से बदला ले सकते हैं। सभी ने राधे की बात का समर्थन किया। सब मिलकर कल्लू को तुरंत अस्पताल ले गए। इतनी भीड़ देखकर डॉक्टर ने भी जल्दी जांच की और सही इलाज शुरू कर दिया। इंजेक्शन, ग्लूकोज, दवाई चलती रही। अच्छी खुराक और देखभाल मिलने से कल्लू जल्दी ठीक होने लगा। कुछ शुभ चिंतकों ने कल्लू के माँ बप्पा और छुआ माँ के सामने अपने विचार रखते हुए कहा, कल्लू को कहीं बाहर भेज दो, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। माँ ने गुस्से के साथ कहा, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। बप्पा बोले, अब मैं देखूंगा कौन उसे हाथ लगाता है। मेरा बेटा अब किसी से नहीं डरेगा, हम भी उनसे बदला लेंगे। छुआ माँ कहने लगी,
अब हम किसी से नहीं डरेंगे, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वे शेर हैं तो हम सवा शेर बनकर रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमसे डरेंगे। मेरो कल्लू इसी गांव में रहेगो शेर बनकर। दलित पिछड़ी जातियां एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए एकता और भाईचारे के बंधन में बंध गई। बदले की भावना ने उन सब में आत्मविश्वास जगा दिया था। कहानी बहुत सुंदर। कहानी बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है ये स्त्री विमर्श की कहानी भी है। जो छोआ माँ है, सुशीला टागभर जी का बड़ा फ़ेमस पात्र है ये। और कई कहानियों में जब रिसर्च वर्क वगैरह होता है, तो छोआ माँ का ज़िक्र बहुत होता है कि एक बहुत बहादुर महिला के तौर पे है वो। और मुझे लगता है वो दलित स्त्रियों का जो हम कहते हैं ना कि संघर्षशील होती है, छोआ माँ उसका प्रतिनिधित्व करती हैं वो। और इसमें जो हम जिस विमर्श की बात करते हैं, स्त्री विमर्श की बात, वो स्त्री विमर्श इसमें है कि स्त्रियाँ जाति में बटी हुई हैं। जो सवर्ण जी स्त्रियाँ हैं, वो दलित स्त्रियों पे कैसे अत्याचार करते हैं, किस तरीके से करती हैं और कितना उनका जो ये इस कहानी में हमें दिखता है। मेरी आवाज़ आ रही है मंजू? जी जी मैम। अरे हाँ। तो ये सब दिखता है और मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे साथ कई हमारे साथी जुड़े थे, डॉक्टर राम भरोसे, और वो खासकर जो टिप्पणी कर रहे थे और वो पूरी कहानी उन्होंने और भी लोगों ने सुनी। तो मुझे लगता है ये एक सशक्त कहानी है और सुशीला टागभर जी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है और इसको हम स्त्रीवादी कहानी भी कह सकते हैं, दलित स्त्रीवादी कहानी, क्योंकि छोआ माँ का इसमें जो खासकर मतलब कि जो नानी है वो बहुत सशक्त है और यही हमारी पुरखिन ऐसी होती थी। हमारी दादी नानी ने बड़ा संघर्ष किया है, बहुत मुश्किलें झेली हैं अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों का भोजन इकट्ठा करने के लिए, अपने बच्चों को अत्याचार उत्पीड़न से बचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो ये इस कहानी में ये दिखता है और मैं तो कहूँगी सुशीला टागभर जी को बहुत बधाई की पात्र है इतनी सुंदर जी कहानी लिखने के लिए। तो अगर आप सुनीता मंजू इस पे कुछ कहना चाहें तो आप भी जी कहें। मुझे ये लगता है मैम, इसमें जो शुरू में जो बच्चों को चिढ़ाना है, मुझे लगता है इस से तो हर दलित बच्चे को गुजरना पड़ा होगा। जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आया होगा कि उसकी गरीबी को लेकर या उसके पेशे को लेकर या उसकी जो स्थिति है, जो कि खुद ही इतनी दयनीय स्थिति है, उसको लेकर जो बच्चे चिढ़ाते हैं और फिर वो 12-13 साल का जो बच्चे के अंदर जो वो प्रतिक्रिया एकदम से आती है कि जूठन खाने से बहुत ताकत आती है क्या, तो वो एकदम से उसको गुस्सा आता है और माँ और नानी की सारी हिदायतें वो भूल जाते हैं वहां पर। और ऐसे बहुत सारी अनुभव, बहुत सारे हमें आत्मकथाओं में मिलते हैं। जैसे वो कौशल पवार जी की जो है बवंडरों के बीच, उसमें उनको जो एक उन्होंने लिखा है कि किसी स्कूल वाले ही बच्चे के यहाँ वो गई कूड़ा उठाने, तो फिर वो स्कूल में बोलती है कि तू सिर्फ ऊपर ऊपर से क्यों उठा रही थी, तो पूरा नहीं उठा रही थी, मतलब इसको कह करके चिढ़ाना, इस वजह से काफी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। एक तो स्कूल में प्रवेश करना ही इतना मुश्किल और फिर इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है मानसिक रूप से कि वो स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इस कहानी में भी कई बार आया है कि इसको भेज दो, बाहर भेज दो, अब मत स्कूल जाने दो। तो इतनी छोटी छोटी सी बातें, जो बच्चों के बीच झगड़ा हुआ उसके बीच में उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, क्योंकि कितनी मुश्किल से वो स्कूल आते हैं। तो ये सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं दलित बच्चों को, जिसका अंदाजा दूसरे बच्चे नहीं लगा सकते हैं कि वो जो उम्र होती है 12-13 साल की किशोरावस्था, उसमें कैसे मनोविज्ञान, कैसे मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है क्लास में, जब कोई बच्चा इस तरह से चिढ़ा दे कह करके। जैसे हमारे इधर भी मतलब जो भी जिसका काम है उसको उस काम से चिढ़ाया जाता है। इसमें मुझे एक ये भी याद आया, विष के दांत, जो नलिन विलोचन शर्मा जी की कहानी है, वो मुझे याद आई कि वो जहाँ पर बाहर खुले में होता है प्रतियोगिता, खुले में जब लड़ाई होती है, तो जो वो मदन है वो एकदम से उसको पीट देता है, क्योंकि वो जो हवेली के अंदर उसका जो रोब राब था वो तो खत्म हो गया। तो वो शरीर से बलिष्ठ है कल्लू, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं करता है उनको पीटने की, क्योंकि उनकी जाति जो है उनके पीछे एक एक आभा मंडल की तरह है कि एक रक्षा कवच का काम कर रही है। तो ये चीजें बच्चों के अंदर शुरू से डाल दी जाती हैं कि उनसे उलझना नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनसे हट जाना, तुम साइड हो जाना। और वो अच्छे खासे पहलवान बच्चे को देखकर हर माँ खुश होती है
कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, और वो उसकी माँ चिंतित हो जाती है। चिंतित क्यों हो जाते हैं कि भाई इतना है तो पहलवान है, तो इससे बर्दाश्त नहीं होगा, कहीं ये झगड़ा ना कर ले किसी से। तो इस ये सारी बातें इसमें दिखाई दी। और जो महिलाएं हैं जैसे छुआ माँ है, वो तो बहुत ही सशक्त है, और वो हाथ भी जोड़ती है तो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ही हर किसी से हाथ जोड़कर रहती है। और जब वो अति हो जाती है, कहते हैं ना कि अब जब अति हो जाए, लिमिट क्रॉस हो जाए, तब वो लाठी उठा लेती है और सबको एक एक को पीटने लगती है। तो ये बातें हैं इसमें बहुत अच्छा। जो परिवेश है, जैसे मुर्गे मुर्गियां आंगन में चल रहे हैं, परिवेश एकदम जीवंत दिखाया है सुशीला जी ने। कुत्ते भौंक रहे हैं, जो वो तोता है, दलितों के घर में यही सब पालतू होते हैं, मुर्गे मुर्गियां, छोटे छोटे जो बकरियां हो सकती हैं। तो बहुत जीवंत एकदम वो दृश्य आंखों के सामने का आ जाता है इस तरह से। और सारे जो शाप दे रही हैं वो, कि मरई माता खा जाए तो ये हो जाए, बहुत जीवंत और एकदम एकदम दृश्य सामने आ जाता है आंखों के। बहुत अच्छी इसकी शैली जो है वो भी बहुत अच्छी है कहानी। इसमें जो एक बात है, जैसे सुशीला टाकभरे जो चित्रण करती हैं कि जब वो जो ऊंची जाति के लोग, अपर कास्ट के लोग, जब सुशीला वो छोआ माँ के घर आ जाते हैं, घर में घुसते नहीं हैं लेकिन बाहर से शोर मचाते हैं, तो उसमें जो है वो जो घर के जो जानवर है वो भी डर के मारे अपनी जगह ढूंढते हैं, घबरा। ये एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी कि मार्मिक एक इसमें एक वाक्य आया है कि जो जानवर हैं उन पे भी इस तरह की हिंसा, जो दलितों के घर में जो जानवर पलते हैं उन पे भी हिंसा का कितना बुरा असर होता है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जैसे कि तुमने ये कहा कि जो दलित बचपन है, दलित बचपन का इसमें एक बड़ा वो है कि एक बच्चा कब तक अपने ऊपर जो है वो ताने सहेगा, और वो ज़रूर कल्लू की तरह जो है विरोध करता है। और सिर्फ बच्चे आपस में नहीं करते, जो हमारे शिक्षा के संस्थान है वहाँ भी यही सब होता है। अब अगर हम जी। प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा, उसमें वो मास्टर ही झाड़ू लगवाते हैं उससे। जी। तो जो एक चरित्र है, जो शिक्षा देने वालों का चरित्र है, जो द्रोणाचार्य वाला जो चरित्र है, कि उसे जो है अपने ही जो अपने वर्ग के, अपनी जाति के जो छात्रों के प्रति जो संवेदनशील होते हैं, वही जो दूसरे छात्रों के प्रति जो है उनकी बड़ी नफरत और घृणा होती है। और ये बार बार आत्मकथाओं में दिखता है। दलित जो हमारे साथियों ने जो आत्मकथाएं लिखी हैं उसमें दिखता है। मैंने खुद एक अपनी आत्मकथा में एक जिक्र किया था कि जब हम लोग 8वीं 9वीं में थे, तो हमारी एक टीचर थी जो कि नेशनल अवार्ड विनर थी वो। और वो जो थी वो हमारा लड़कियों का बहुत अच्छा स्कूल था, अच्छा माना जाता था। और वो इंग्लिश की इतनी ज़्यादा आधुनिक टीचर थी कि उसको, मतलब इस तरह का मुझे लगता है अभी भी उस तरह के टीचर नहीं मिलेंगे। वो जाति के नाम पे कहती थी गालियाँ कि ए जमारी आगे आ जा, इस तरह की बातें वो करती थी और बच्चों को बाल से पकड़ के पीटती थी। तो मैंने अपना लिखा है कि मेरी तो इंग्लिश उसी समय छूट गई पढ़ने से, और मैं छूटनी ही है। मतलब इंग्लिश मेरी छूट गई, क्योंकि इंग्लिश जो हमारे बच्चों से जो जिस तरीके से, एक तो जो जाति का माहौल है जो अगल बगल में होता है उनको नहीं करने देता, स्कूल का माहौल इतना खराब होता है कि उसमें भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। टीचर्स की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा जो है वो घातक होती है। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता तो एकलव्य कहाँ होता, अर्जुन उनका मुकाबला क्या कर पाता, क्योंकि एकलव्य बहुत ही। और इस तरह के जो है वो, इस तरह के बार बार प्रसंग आते हैं। अभी जो जेएनयू में अभी हम देखते हैं कि हमारे जो दलित मतलब ये तो स्कूल का बच्चा है, 11-12 साल का बच्चा है, लेकिन हम अगर यूथ को भी देखें तो किस तरीके से उनको प्रतिभाशाली होते हुए भी, टॉपर होते हुए भी जो है उनको नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। उनको ये कहते हैं नॉट सुटेबल, या जो एम्स का दरवाजा उसके बाहर लिख दिया जाता है। बाल मुकुंद भारती एक बहुत ही ब्राइट बच्चा था, अपने जिले का प्रथम बच्चा था, और एम्स में उसने सुसाइड किया। इसको बाद में गुरिंदर और उन्होंने डॉक्यूमेंट किया इसको। तो अगर बच्चा स्कूल की मुसीबतें पार करके चला जाए तो कॉलेज उसके सामने मुंह बाए खड़ा है। अगर कॉलेज की मुसीबतें पार कर ले तो उसके सामने जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो खड़े हैं। अगर वो इंटरव्यू पार कर जाए तो उसके कुलीग भी उसको नहीं जीने देते। तो इतनी ज्यादा बाधाएं हैं, और हम ये रोज इस तरह की बातें सुनते हैं। राजस्थान की और डेल्टा जो बच्ची थी फिर वो आप भी टॉपर मैरिट की थी। बात करते हैं, इस सब हाँ के बाद फिर आप मैरिट की बात करते हैं। हाँ, मेरिट तो
मेरिट तो जो है एक, अगर हम है जो तो। हमारे एक कवि हैं सिंध लिगैया, उनकी जो कविता है कि मेरिट क्या देखना चाहते हो आप? क्या आपने कभी देखा कि हम खेतों में कैसे फसल उगाते हैं? क्या आप वो फसल उगा सकते हो? आपने देखा कि हम कैसे काम करते हैं? हमारे घरेलू जो जातिगत पेशे होते हैं, क्या आप कर सकते हो? तो अगर मेरिट देखने आओ, करो मुकाबला मेरिट का, हम भी करेंगे आपसे मुकाबला मेरिट का। तो मेरिट का तो सवाल बड़ा ही भ्रम देने वाला है और बहुत ही उस तरह का है कि कोई जो है, और हम भी जानते हैं कि मेरिट कैसे मैनिपुलेट होती है। मेरिट कैसे मैनिपुलेट होती है, मेरिट जो है वो बनती नहीं है, मेरिट बनाई जाती है। और तो ये कहानी जो है सुशीला टागभोरे जी की कहानी जो है वो, जैसे कि राम भरोसे लिख रहे थे कि पहाड़ों में यही हाल है। सुशीला टागभोरे ने भले बहुत पहले कहानी लिखी हो, लेकिन कहानी आज भी सच है, उतनी ही सच है। हर गांव की ये सच कहानी है। तो उस तरीके से बहुत मार्मिक कहानी है, और मार्मिक होने के साथ ही हमें लड़ने की प्रेरणा देती है। छोआ माँ जैसी जी औरतें हमारी हमारी चाहे वो छोआ माँ के रूप में मैं तो कहूँ, फूलन देवी है हमारी, फूलन देवी है, झलकारी बाई, हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं, उदा देवी पासी है, और बहुत सारी महिलाएं जो महावीरी देवी, जिन्होंने लड़ करके अपना मतलब लड़ना ही जिन्होंने सीखा अपने हकों के लिए। तो ये कहानी बहुत सुंदर और प्रेरणास्पद है, और मुझे लगता है कि लाठी उठाना, छोआ माँ का लाठी उठाना एक प्रतीक है, जो जी कि वो सुशीला टागभोरे एक अम्बेडकरवादी सोच से कहानियां लिखती है, वो दिखता है वो इसमें कि जो आप एक सोच समझ के लिखते हैं। अदरवाइज जब अगर ये एक हम इसको साधारण रूप में देखें तो लोग सोच सकते हैं कि वो उनको मार पीट के चले गए, लेकिन यहाँ छोआ मार लाठी उठा लेती है पीटने के लिए। तो एक बहुत ही ज्यादा बहुत सुंदर और सिंबॉलिक उन्होंने इसका एक कहानी का रचना संसार बनाया। बहुत सुंदर कहानी है ये। मैम, बड़ी आश्चर्य होता है कि हमारे जो हम जो कहानियां पढ़ते हैं, कोई राजस्थान से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से है, कोई साउथ से है, लेकिन जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो वही घटनाएं, वही सारे जो अनुभव, बड़ी आश्चर्य होता है कि एक ही तरह का पूरे देश में चल रहा था और अभी भी चल रहा है। हम कहीं भी बिल्कुल अजनबी नहीं लगता है कि ये किसी दूसरे उसकी बात है, लगता है कि हमारे ही बिल्कुल मोहल्ले बिल्कुल की बात है। और जहाँ जाति नहीं पता लगती है, वो हम कौन है जो कहानी है रजत रानी मेनू जी की, कि आपको कौन हो, जब तक जाति पता ना चले आपका परिचय पूरा नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, हिंदू है तो फिर कौन है, पापा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, सरनेम क्या है, तब वो तो रविदास जी ने ये कहा सारे। भी है ना कि जैसे केले के पत्ते में केले का पत्ता, केले का पत्ता, वैसी जात में जी, जात, जात में जात, जात में है ना जो जी। केलन। तो बहुत ही मुझे लगता है कि जो सुशीला टागभोरे जी बधाई की पात्र हैं, इतनी सुंदर दलित साहित्य को इतनी सुंदर कहानी देने के लिए, इतना प्रेरणा, जो कि हमारी पहली पीढ़ी की कथाकार हैं सुशीला टागभोरे, और जिनका बहुत विपुल साहित्य है, और उनका जी स्थान भी दलित साहित्य में अप्रतिम है। मतलब कि हम ये कहेंगे कि वो उन्होंने जो रचा बसा, वो जो दलित समाज है उसकी वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से दिखाते हैं। तो मुझे लगता है हम उनके प्रति आज उनकी कहानी पढ़ने का हमें मौका दिया, सुनीता मंजू को। और जी। मुझे लगता है अब सुनीता मंजू, अब ये सुनीता जी अब 2-3 मिनट बोल के हम इस कार्यक्रम को अब ठीक समाप्त है। कर ले जाएंगे। जी मैम, मुझे आप यही मुख्य रूप से इस बात ने प्रभावित किया कि बच्चों का जो स्कूल छूटना है, वो कितनी छोटी छोटी बातों से बच्चों का विद्यालय छूट जाता है, और वो सब चीजें पार करके, इतनी मुसीबतें पार करके बच्चा compete करता है प्रतियोगिता में, वो आपके बराबर आता है, फिर भी आपको शर्म नहीं आती है ये कहते हुए कि इनको तो एज में छूट मिल रही है, इनको तो फीस नहीं भरनी है, ये तो बूढ़े ही नहीं होते हैं, इतने साल तक भरेंगे और हम बूढ़े हो गए इतने साल में। आप ये देखिए कि वो बच्चा कितने संघर्ष से आ रहा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अति प्रतिभाशाली है। अगर अगर आपकी आत्मा न मर गई हो, अगर आपका जमीर न मर गया हो, तो आप उसको आंखें खोल कर देखिए, उस बच्चा कहाँ से आ रहा है। उसकी 2 पीढ़ी के पहले सब अनपढ़ मिलेंगे, अधिकतर जो हमारी पीढ़ी है ये तीसरी पीढ़ी पढ़ी लिखी है मेरे ख्याल से। पिताजी, उसके बाद दादा, उसके बाद स्कूल का मुंह देखने वाला कोई नहीं होगा। और जहाँ दूसरी तरफ है, जहाँ की जो कि आपने ये बात कही भी थी कहीं पर, वो मुझे बिल्कुल सही लगी कि कई पीढ़ियों से जो पढ़ते आ रहे हैं, वो एक बच्चा, और एक बच्चा जिसके एक पीढ़ी अभी साक्षर हुई है, दूसरी पीढ़ी ने थोड़ा सा कॉलेज का मुंह देखा, तो उनके साथ कंपटीशन हो रहा है, फिर भी आप इतने बेशर्म होकर के कहते हैं
कि इनको तो ये छूट मिल रही है, वो छूट मिल रही है। ये चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि इतनी सी बात से भी विद्यालय छूट सकता है। छोटा-मोटा बच्चों का झगड़ा, उससे भी विद्यालय पढ़ाई छूट जाएगी। तो फिर कैसे होगा? पढ़ाई होगी कैसे? जी, मैं ये कहूँगी बस दूसरी मैं पीढ़ी इतना ही। नहीं, अभी पहली पीढ़ी आई है अभी। अभी तो दूसरी पीढ़ी अब जी, आनी शुरू हुई है दूसरी पीढ़ी। अभी तो जी, पहली ही अभी पीढ़ी जो है उसको इतनी ज़रालत सहने को मिलती है। लेकिन दूसरी पीढ़ी जो आ रही है वो जैसे-जैसे हमारा समाज शिक्षित होगा, जैसे-जैसे उसके पास जो है वो सोचने, समझने और उसको कार्य रूप देने की शक्ति आएगी, वो नौकरियों में जाएगा, वो विरोध करेगा, वैसे-वैसे और ज़ुल्म और अत्याचार बढ़ेगा। ये जो है हम जिसे कहते हैं कि ब्राह्मणवाद की जंजीरें ढीली नहीं होंगी और तेज होंगी, क्योंकि ये जो है ये ब्राह्मणवाद जो है नफरत पे, हिंसा पे और इस तरीके इसी बलबूते खड़ा है, जाति के उस पे, जाति की नफरत। तो इसलिए हमें जो है हमारा जिस तरीके से छुआ माँ ने लाठी उठा करके मुकाबला किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा हम नहीं दबेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम बिल्कुल लड़ते रहेंगे, मुझे लगता है कि जो ये वाली जो भावना है, ये साहित्य का इसमें बड़ा योगदान है। और हम ये भी कहेंगे जी, सुशीला टागभोरे जी की इस कहानी से बहुत लोगों को प्रेरणा मिली होगी। प्रेरणा। और ये एक बहुत ही सुंदर बात है। जो लोग कहते हैं साहित्य से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मानते हैं कि दलित साहित्य से आंदोलन पर और आंदोलन का दलित साहित्य पे बहुत प्रभाव है। लोगों ने कहानियां पढ़ पढ़ करके लोगों ने लड़ना सीखा है, लोगों ने खड़ा होना सीखा है, मुट्ठी तानना सीखा है। तो सुशीला टागपुरे जी की कहानी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें जो भी पात्र है, चाहे पिता का पात्र है, चाहे कल्लू का पात्र है, चाहे उसकी माँ का पात्र है, चाहे उसकी बहन रज्जो का पात्र है, चाहे उसका नानी का पात्र आया, एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो अपर कास्ट की औरतें जो खराब तरीके से बोल रही हैं। तो यही डिस्कोर्स तो है। हम लोग जब कहते हैं कहानियों में भी हमें दिखता है कि महिलाओं में भी जाती है। ये नहीं है कि सब महिलाएं महिलाएं एक समान, महिलाओं में जी, बहुत स्तर है, बहुत। और जब वो ब्राह्मणवाद को पूरी तरीके से पालन करती हैं, तो ये इस कहानी में भी दिखता है। और ये सुशीला टागभोरे जी की मैं कहूँगी एक समझ है, जो उन्होंने समाज में काम करते करते उनकी समझ बनी। और कभी मौका मिलेगा तो उनकी कहानियों पे जब उनको ला करके उनकी संपूर्ण कहानियों पे जी, चर्चा होगी, तब हम इस तरह की बातें, उनकी जो कहानियां हैं, जो उनके अनुभव है, जो पार्टी में बुलाती हैं तो सारी औरतें नहीं आती, सिर्फ एक या वो पूरे स्टाफ को इनवाइट करते हैं और धीरे धीरे सबको बहाना बना 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 करके एक या दो ही मुश्किल से पहुंच पाती है, वो भी वो जो उनकी अपनी होती हैं। हाँ, तो इस जी, तरीके से हम जो है वो दोनों, ये इस तरह की चीजें हम समाज में देखते हैं। किसी की डेथ पे मेरे को मुझे एक बार चिन्हित किया गया जब मैं दो मेरे फादर की डेथ हुई। तो नहीं, मेरे फादर की नहीं, हमारे एक टीचर थे जो कि दलित थे, उनके फादर की डेथ हुई। तो उधर कोई नहीं पहुंचा। और जब हमारे ही दूसरे स्कूल में दूसरे एक अपर कास्ट के व्यक्ति के उसकी डेथ हुई तो सारे लोग पहुंचे थे। तो ये बड़ा ये बात से चली थी कि वहां क्यों नहीं पहुंचे, वहां क्यों पहुंचे। तो ये सब चीजें लोग छिपाएं या ना छिपाएं, लेकिन ये बिल्कुल साफ दिखती है। आप अंतर कर पाते हो, आप देख पाते हो कि ऐसा क्या है कि जो आप सेम घटना घट जाते हो और आप एक जगह जाते हो, एक जगह नहीं जाते, या एक जगह आपकी ज्यादा संवेदना है, दूसरी जगह संवेदना नहीं है। तो और फिर आपको ही जो जातिवादी कहा जाएगा कि हम्म, आप जातिवादी हैं। आप ये क्यों फ़र्क देख रहे हैं? ये सबसे बड़ी विडंबना है। कर आप रहे हैं और अगर हमने कह दिया तो आपको कह दिया जाएगा कि तुम्हारी दृष्टि संकुचित है, खाली जाति तुम देखती हो। इस तरह की बात। आप अपने साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुशीला जी टागभोरे की कहानी को इतना आप लोगों ने सुना, सुनीता ने इतना सुंदर कहानी पाठ किया और उत्तरोत्तर वो बहुत अच्छा करती जा रही हैं। उनकी संवाद अदायगी बहुत अच्छी है, वो बहुत मेहनत करती हैं इसको पढ़ने के लिए, करने के लिए। तो मैं सुनीता का भी धन्यवाद करती हूँ। आज चौथी कड़ी थी, अगली धन्यवाद। पांचवी जी, कड़ी में हम देखेंगे हमारा कोई यंग राइटर, दलित यंग राइटर आए, उसकी हम कहानी लेकर के आएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ साथी बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। डॉक्टर राम भरोसे तो बहुत ज़्यादा, राम भरोसे जो है वो एक कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। और हमारे सुधीर कुमार जी, अमित धर्म सिंह हमारे बीच में आए, और भी हमारे साथी आए, यावर कयूम आए थे। और और भी मतलब यहाँ पर अब नाम दिखना बंद हो गया, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी सुनने आए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दलित लेखक संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मंच पे आए और आपने सुशीला टागभोरे जी की कहानी, और ये कहानी जो है ज़रूर आप आपके अंदर एक विचार की तरफ प्रस्फुटित होगी और लिखने जी, के लिए प्रेरित करेगी।
तो इसके साथ जी, ही बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी को